अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां हत्या कर बच सकते हैं, और ये छुपी जगह नहीं। सोचिए, आप येलोस्टोन के बेकलर रिवर ट्रेल पर हाइकिंग कर रहे हैं। आप जंगल के काफी अंदर हैं, सबसे नजदीकी सड़क से 10 मील दूर। आप एक छोटी बिना निशान वाली धारा पार करते हैं और बिना जाने ही आप वायोमिंग से बाहर निकलकर आइडाहो में प्रवेश कर जाते हैं। पेड़ वैसे ही दिखते हैं, हवा भी उतनी ही पतली है, लेकिन कानूनी तौर पर सब कुछ बदल गया है और इसे मौत का इलाका कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग संविधान की नहीं, भालुओं की चिंता करते हैं, लेकिन असल में उन्हें संविधान की ही चिंता करनी चाहिए। जंगल के इस हिस्से में कानून इसलिए नहीं फेल होता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो अपने नियमों का पूरी तरह पालन करता है, जिससे ये खतरनाक हो जाता है। येलोस्टोन एक सुव्यवस्थित मशीन है जो हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का पर्यटन खर्च लाती है, लेकिन पार्क के इस कोने में सिस्टम ऐसी चीज से टकराता है जिसे वो हल नहीं कर पाता। अब आप राज्य कानून के तहत नहीं, बल्कि संघीय क्षेत्र में हैं, जहां FBI और न्याय विभाग जिम्मेदार हैं। जिस दस्तावेज से उन्हें शक्ति मिलती है, वही कारण है कि वे शायद इसका इस्तेमाल न कर पाएं। असली समस्या यहीं से शुरू होती है। संविधान प्रक्रियाओं की एक सूची है। जब उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा सकता, तो न्याय रुक जाता है। यह एक प्रक्रिया असंभव हो जाती है। कानून क्यों विफल होता है? आमतौर पर जिले राज्य की सीमाओं का पालन करते हैं। ओरेगन का जिला ओरेगन की सीमा में ही रहता है और फ्लोरिडा का जिला फ्लोरिडा की सीमा में। लेकिन येलोस्टोन अलग है। ये वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो में फैला होने के कारण कांग्रेस ने शॉर्टकट अपनाया। ये देखने में आसान लगा, जरूर, लेकिन उस फैसले ने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जिसे एक सदी से भी ज्यादा समय तक किसी ने नहीं देखा। छठा संशोधन कहता है कि एक आरोपी को उस राज्य और जिले के निष्पक्ष जूरी द्वारा मुकदमे का अधिकार है जहां अपराध हुआ था। यह एक शब्द मायने रखता है, और वो या नहीं, बल्कि और है। वही छोटा सा शब्द समस्या है, क्योंकि अगर येलोस्टोन के आइडाहो कोने में कोई संघीय अपराध होता है, तो आपकी जूरी उन लोगों से बननी चाहिए जो आइडाहो और वायोमिंग के संघीय जिले दोनों में रहते हों, जो कि असल में मौजूद ही नहीं है। येलोस्टोन में जो डेथ जोन आइडाहो में है, वहां की आबादी शून्य है। वहां कोई घर नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई निवासी नहीं है। यह इलाका वॉशिंगटन DC जितना बड़ा, दूर दराज और बिना निशान का है, जिससे पहचान नामुश्किल है, और वहां जूरी सदस्य नहीं हो सकता, न आइडाहो से न वायोमिंग से। जूरी ड्यूटी के लिए कानूनी तौर पर बुलाने लायक वहां सचमुच कोई नहीं है। अगर आप गंभीर अपराध के लिए जूरी नहीं बना सकते, तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। ये कानूनी छेद अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में छुपा है। ये फंदा सिर्फ सबसे गंभीर अपराधों पर ही कसता है। स्पीडिंग टिकट, अवैध कैंपिंग जैसी मामूली बातें जज संभाल लेते हैं। लेकिन अगर सजा 6 महीने से ज्यादा की है, तो संविधान जूरी ट्रायल की गारंटी देता है। तो यहाँ वे कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। कानून ही एकमात्र चीज है जो अपराध और सजा के बीच खड़ी है। एक अवैध शिकारी जिसके पास ज्यादा मारक क्षमता वाली राइफल हो, या कोई जो दूसरे राज्य से भाग रहा है, हर कदम ये सोचकर उठाया जाता है कि कानून पीछा नहीं कर सकता। इस खालीपन में सामान्य न्याय नियम गायब हो जाते हैं और उसकी जगह प्रक्रियात्मक असंभवता का डरावना तर्क ले लेता है। ये सिस्टम की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूर्ण विराम है। 100 साल तक ये समस्या किसी ने नहीं देखी। फिर कानून के प्रोफेसर ब्रायन कल्ट ने इसे खोजा। 2004 में वो बस छठे संशोधन और नक्शे पर संघीय जिलों की सीमाओं का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ असंभव सा देखा। वो लाइनें मोंटाना और आइडाहो तक फैली हुई थीं। वहां जूरी बनाना संविधान के हिसाब से नामुमकिन था। वो उत्साहित नहीं थे, बल्कि सन्न रह गए थे। यह संविधान ऐसी चीज मांगता था जो संभल नहीं थी। बहुत कम देशों में राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा कानूनी छेद बना रहता है। उदाहरण के लिए, कनाडा में राष्ट्रीय उद्यान प्रांतीय या संघीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मुकदमे के जिले हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं कि जूरी बुलाई जा सके। दूर दराज इलाकों में भी सरकारें आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयारी बनाती हैं। अमेरिका अलग है, क्योंकि वहां का संविधान सर्वोपरि है, लेकिन पूर्ण अधिकार भौगोलिक स्थिति से टकराते हैं, जिससे विकसित देशों में एक अनोखी कानूनी खामी बन जाता है। 2005 में कोल्ट ने द परफेक्ट क्राइम पेपर प्रकाशित किया, ताकि कोई इसे ठीक करने के लिए प्रेरित हो, न कि बढ़ावा देने के लिए। उसने न्याय विभाग, वायोमिंग के अमेरिकी अटॉर्नी और कांग्रेस के सदस्यों को प्रतियां भेजीं।
और जल्द जवाब की उम्मीद की, मगर सिर्फ चुप्पी मिली। न्याय विभाग ने अनौपचारिक रुख अपनाकर समस्या को अनदेखा किया। जब तक अदालत ने इसे कानूनी खामी नहीं कहा, तब तक ये मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुकदमा कहीं और ले जा सकते हैं या कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोर्ट जानता था कि छठा संशोधन इस तरह काम नहीं करता। आप मुकदमा सिर्फ इसलिए कहीं और नहीं ले जा सकते क्योंकि संविधान असुविधाजनक है। बिल ऑफ राइट्स इसी को रोकने के लिए बना था। कोर्ट को डर था कि उसकी रिपोर्ट अपराध का मैनुअल बन जाएगी, जिसमें उसने सटीक निर्देशांक और कानूनी तर्क बताए थे जिनसे कोई हत्या के आरोप से बच सकता है। येलोस्टोन एक प्राकृतिक अजूबे की जगह से एक कानूनी रहस्य की जगह बन गया। कोर्ट की रिपोर्ट वायरल होकर उपन्यासों और टीवी शोज का विषय बन गई। डेथ जोन की प्रसिद्धि के बावजूद उसकी कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसका एक उदाहरण भी है। 2005 में माइक बेल्ट्राने को येलोस्टोन के मोंटाना हिस्से में अवैध शिकार करते पकड़ा गया। वो कोई हत्यारा नहीं था, बस एक शिकारी था जिसने वहां एक बड़ा बुल एल्क मार दिया जहां उसे नहीं मारना चाहिए था। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके वकीलों ने ब्रायन कोल्ट की बताई गई खामी का हवाला दिया। उन्होंने कहा उसे मोंटाना की जूरी वायोमिंग की नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जज ने तुरंत खारिज किया। सरकार ने दोष स्वीकार समझौते पर सहमति दी। बेल्ट्राने को 4 साल की जेल, जुर्माना और हर्जाना मिला। समझौते के तहत उसने डेथ जोन मुद्दे को उच्च अदालत में चुनौती न देने पर सहमति दी। सिस्टम ज्ञात खामियों के साथ इसी तरह पेश आता है। समस्या को चुपचाप सीमित कर देता है, लक्षणों का इलाज करता है और उस कानूनी खामी को बने रहने देता है। 50 वर्ग मील का यह छेद अभी भी ज्यादातर परखा नहीं गया है, मानो जंगल में छिपा एक संवैधानिक टाइम बम हो। सरकार को बेल्ट्राने में किस्मत ने साथ दिया, पर डेथ जोन के लिए सहयोगी आरोपी जरूरी नहीं। इसके लिए बस इतना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अभियोजक से बेहतर कानून की जानकारी हो और आइडाहो के 50 वर्ग मील के इलाके के सार्वजनिक निर्देशांक पता हो जिसे ब्रायन कोल्ट ने नक्शे पर चिन्हित किया है। कानूनी तर्क भी प्रकाशित है। जो पढ़ाई करना चाहता है वह जंगल में जाकर जान सकता है कि कानून उसके साथ क्या कर सकता है या नहीं। कई सालों तक ये सिर्फ सैद्धांतिक रहा, फिर चीजें असल हो गईं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोल्ट का पेपर हफ्ते भर पढ़ता है और निर्देशांक प्रिंट कर लेता है। वे बेकलर ट्रेल हेड तक गाड़ी से जाते हैं, 10 मील पैदल चलते हैं और महीनों से योजनाबद्ध अपराध करते हैं, जानते हुए कि जांचकर्ता आने पर पहली कॉल शेरिफ को नहीं होगी। वो कॉल संवैधानिक कानून के प्रोफेसर को की जाएगी, जो वही बताएंगे जो कोल्ट ने 2005 में डीओजे को बताया था। यहां बुलाने के लिए कोई जूरी ही नहीं है। 2021 में गैबी पेटिटो के गायब होने ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बाद में उसका शव येलोस्टोन क्षेत्र के पास मिला। अचानक लोग पूछने लगे, अगर ये कुछ मील पश्चिम में हुआ होता तो क्या होता? अगर ये जोन ऑफ डेथ में हुआ होता तो क्या होता? इतनी बड़ी त्रासदी का जोन ऑफ डेथ के इतने करीब होना अकादमिक सुरक्षा कवच को हटा देता है। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि छठा संशोधन सिस्टम की निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए है, लेकिन जब यह एक नक्शे की गलती से टूट जाता है तो यह उन पीड़ितों के लिए नाकाम हो जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वैलो डेबल केस ने येलोस्टोन से और भी सीधा संबंध प्रदान किया। टाइली रायन और जे वैलो, जो लॉरी वैलो के 2 बच्चे थे, उन्हें आखिरी बार 8 और 22 सितंबर 2019 को पार्क के अंदर जिंदा देखा गया था। अगर बच्चों को जोन में नुकसान पहुंचता तो अभियोजन पक्ष संवैधानिक संकट में फंस जाता। वैलो डेबल केस आखिरकार राज्य की अदालतों में गया क्योंकि शव इडाहो में निजी जमीन पर पाए गए थे। फिर भी क्या होता अगर का सवाल संघीय जांचकर्ताओं को परेशान करता रहा। 2022 में इडाहो के विधायक कॉलिन नैश ने ऐसा ही करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस से सीमा को फिर से निर्धारित करने का औपचारिक अनुरोध पेश किया। ये वही समाधान था जो ब्रायन कोल्ट ने 2005 में सुझाया था। ये राज्य स्तर पर पारित हो गया, फिर यह वॉशिंगटन पहुंचा और कुछ नहीं हुआ। यह नक्शे की विफलता है और इसका समाधान सरल है। उस इडाहो वाले हिस्से को इडाहो जिले में शामिल कर दो। कानून में बस एक वाक्य, बस इतना ही। इडाहो विधानसभा के लिए यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला था। कांग्रेस के लिए यह एक लिपिकीय गलती थी जो सदन के समय के लायक नहीं थी।
राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में संघीय सरकार बार बार ऐसी ही गड़बड़ी करती है। संघीय जमीन होने से राज्यों की बदलाव लाने की ताकत कम है। इन दूरदराज इलाकों के कारण डीसी के लोगों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहता। अंत में आपके पास टूटा नक्शा रह जाता है। लेकिन जिनके हाथ में कलम है वे नई लाइन खींचने से इनकार कर देते हैं। 2024 में कोलिन नैश ने इडाहो विधानसभा से इस्तीफा दिया और उनके जाते समय मौत का इलाका अभी भी खुला था। यहाँ तक कि जब कोई विधायक मेहनत करता है, समाधान देता है और सहमति बनाता है, तब भी संघीय जड़ता खुद कानून से ज्यादा मजबूत होती है। 20 साल एक रिपोर्ट और कोई कार्रवाई नहीं। अमेरिका के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेशनल पार्क में एक संवैधानिक खामी है और वॉशिंगटन को ये बात शुरू से ही पता थी। ये नौकरशाही की अक्षमता नहीं है। किसी ने इस समस्या को देखा, समझा और तय किया कि गलती स्वीकार करने की राजनीतिक कीमत इसे खुला छोड़ने के जोखिम से ज्यादा है। इसका पहला कारण है राजनीतिक लाभ की कमी। न्यायिक सीमा को समायोजित करने से चुनाव नहीं जीते जाते। कोई लॉबिस्ट राष्ट्रीय उद्यान सीमा सुधार के चुनाव अभियान को फंड नहीं करता। मौत का इलाका उस निष्क्रियता का नतीजा है। कानूनी सुरक्षा में एक स्थायी खामी जो किसी गलत व्यक्ति के उसमें जा फंसने का इंतजार कर रही है। दूसरा कारण और भी ज्यादा कुटिल है, गलती मानने का डर। अगर कांग्रेस इडाहो के मृत्यु क्षेत्र के लिए कानून पास करती है तो वह मानेगी कि कानून में एक सदी से ज्यादा से खामी रही है। वे मान रहे हैं कि ब्रायन कोल्ट 2005 में सही थे और उन्हें अनदेखा कर दिया गया। राजनीति में पुरानी असफलता स्वीकारना अक्सर उसे बढ़ने देने से ज्यादा जोखिम लगता है। जब तक कोई तकनीकी वजह से सच में छूट नहीं जाता, कांग्रेस ये दिखावा करती रह सकती है कि ये बस कानून की पढ़ाई में दिया जाने वाला एक काल्पनिक उदाहरण है। वे अपनी साख के लिए जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, उम्मीद करते हैं कि बम फटने से पहले समय खत्म हो जाए। छठा संशोधन उतना ही मजबूत है जितनी इसकी अनुमति नक्शा देता है। अगर कानून निर्माता देश के मुख्य पार्क की खामी अनदेखी कर सकते हैं तो सिस्टम में और क्या खामियां होंगी। एक ही अपराध एक मील दूर होने पर उसके कानूनी परिणाम बदल जाते हैं। संविधान को जानकारी नहीं मगर नक्शा जानता है। येलोस्टोन में कानून सशर्त है। ब्रायन कोल्ट ने कहा कि इसे ठीक करने को बस एक खूनी कमीज चाहिए। शायद किसी को हिंसक अपराध करना पड़ेगा, जज के सामने पेश होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि केस खारिज हो गया क्योंकि जूरी नहीं बन सकती। केवल तब जब सुर्खियां चिल्ला रही होंगी कि एक हत्यारा आजाद घूम रहा है, तभी कांग्रेस पर इतना दबाव बनेगा कि वे कानून में बस एक साधारण पंक्ति जोड़ सकें। जब तक सार्वजनिक अपमानजनक विफलता नहीं होती, सिस्टम नजरअंदाज करता है और दिखाता है कि कोई खतरा नहीं है। वे किसी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना काम करने के लिए राजनीतिक आड़ मिल सके और 132 साल पुरानी गलती को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई छोटी मोटी असुविधा हो। छठा संशोधन अभी भी इडाहो के उस छोटे हिस्से में निष्प्रभावी बना हुआ है और सभी अमेरिकियों के लिए चेतावनी है। अगर इतनी बड़ी खामी सबसे निगरानी वाले राष्ट्रीय उद्यानों में हो सकती है तो जिन व्यवस्थाओं को हम यूं ही मानकर चलते हैं उनमें और क्या छिपा हो सकता है। बेकलर ट्रेल पर वो नाला आज भी वैसा ही है, पेड़ वही हैं और कानून अब भी वही है। आखिरकार वही नौकरशाही उन जंगलों में सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे।